बीबीसी दुनिया में आज देखिए, धमाके से दहला इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट के बाद कईयों की मौत, कई घायल। जुमे की नमाज के दौरान कैसे हुआ धमाका, चश्मदीदों से जानेंगे हालात। लंबे वक्त से जारी टेंशन के बीच अमेरिका और ईरान में आज हुई बातचीत। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, मिसाइल प्रोग्राम से नहीं हो सकता कोई समझौता। बांग्लादेश में अगले हफ्ते होने हैं संसदीय चुनाव। जिस जमात इस्लामी पार्टी पर कभी शेख हसीना ने लगाया था बैन, वो इस बार है अहम दावेदार। अगर वो सत्ता में आई तो बांग्लादेश की राजनीति पर क्या होगा असर और क्यों है भारत पर इसकी नजर, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। थाईलैंड में रविवार को होने हैं आम चुनाव। युवाओं की एक सुधारवादी पार्टी को मिली है ओपिनियन पोल्स में बढ़त। क्या थाईलैंड की राजनीति में बदलाव ला पाएंगे यंग वोटर्स, दिखाएंगे रिपोर्ट। और ये तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, जहां आज दोपहर इमामबाड़ा में धमाका हुआ। इसके बाद अफरा तफरी का मंजर दिखा। धमाके में अब तक कम से कम 31 लोगों की मौत की खबर है और 169 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाका जुमे की नमाज के वक्त शिया मस्जिद में हुआ, जो तारलाई के इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में हुआ। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और आज कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान की इसी बड़ी खबर से। बीबीसी उर्दू के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने इस्लामाबाद ब्लास्ट को आत्मघाती हमला बताया है और जिला प्रशासन के मुताबिक धमाके वाली जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद ने शहर में आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मौतों पर गहरा दुख और अफसोस जताते हुए पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। शहबाज शरीफ ने कहा कि धमाके के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी। साथ ही कहा कि देश के हालात को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं है। और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने घटना की पूरी जांच कराने और दोषियों की तुरंत पहचान करने के भी निर्देश दिए। बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद चश्मदीदों से बात की। ये इस्लामाबाद का नवाही इलाका तरलाई कलां है, जहां पर वाक़े एक इमाम बारगाह में पुलिस हुक्काम और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक खुदकुश हमला हुआ है। ये खुदकुश हमला उस वक्त हुआ जब लोग जुमे की नमाज के लिए इस इमाम बारगाह में मौजूद थे। इस वाक़े के बारे में एक ऐनी शाहिद का कहना था, सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़े थे। उन्होंने देखा कि दो बंदे भागते हुए आए और उन्होंने आते के साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग स्टार्ट करते करते वो भागे अंदर। एक बंदा वहाँ से मौका उठा के भाग गया और दूसरे बंदे ने अंदर जाते ही के साथ ही खुद का हमला कर दिया। एक और ऐनी शाहिद ने बीबीसी को बताया कि इस इमाम बारगाह के मरकजी दरवाजे पर हर वक्त 6 अफराद मौजूद होते हैं, जिनमें से 3 अफराद की ये जिम्मेदारी है कि जो भी शख्स इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होता है तो उसको फिजिकली चेक किया जाता है, जबकि 3 के पास असलहा मौजूद होता है। इस वाक़े के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स और आर्मी ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और किसी को भी जाए हादसा पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि यहाँ पर जो ज़ख्मी वगैरह थे उनको जो मुकामी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। जहाँ तक इस इलाके की बात है तो ये एक दही इलाका है, लेकिन यहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और यहाँ से रेड जोन जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे है। इससे पहले भी गुज़श्ता बरस नवंबर में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मरकज़ी दरवाजे पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 10 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। और ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर के पास तिरव वैली में पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे पाकिस्तान में हाल ही में कई बड़े हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में हाल ही में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 200 चरमपंथियों को भी मारने का दावा किया। पिछले साल नवंबर महीने में भी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। और रुख करते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश का, जहां हुए राजनीतिक उथल पुथल और प्रदर्शनों के बाद अब 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में एक अहम दावेदार है जमात इस्लामी। जमात जिसको शेख हसीना ने चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था। पड़ोसी देश के चुनाव पर और भारत की भी नजर है और इस बात पर भी नजर है कि बांग्लादेश में अगर जमात सत्ता में आती है तो उसका बांग्लादेश के समाज और राजनीति में क्या असर पड़ेगा और भारत के लिए इसके मायने क्या होंगे। देखिए इशादत लाहिड़ी और देबलिन रॉय की ग्राउंड रिपोर्ट।
আমরা চাই এদেশে ইসলাম हम चाहते हैं कि देश इस्लामी मूल्यों पर चले। हमने ऐलान किया है कि हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। देश और महिलाओं को लेकर ये सोच बांग्लादेश के जमाते इस्लामी पार्टी के एक उम्मीदवार की है, जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जमात के ऐसी सोच पर भारत में भी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहा है। लंबे समय तक बांग्लादेश के चुनावों का मुख्य मुकाबला अवामी लीग और बीएनपी के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार अवामी लीग मैदान में नहीं है, इसलिए बीएनपी के सामने जमाते इस्लामी सबसे बड़ा दावेदार बनकर सामने आई है। जमात की अपनी कुछ खास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सोच है। দেশের প্রায় 90% देश की 90% आबादी मुसलमान है। वे इस्लाम मजहब मानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि देश इस्लामी मूल्यों पर चले। इससे हमें शांति मिलेगी, लोगों को भी शांति मिलेगी, अल्लाह हमसे खुश होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ किसी विदेशी ताकत का दखल ना हो। बांग्लादेश एक स्वतंत्र और मुक्त देश बने। যে কোনো দেশ হতে পারে তাদের থেকে মুক্ত রেখে बांग्लादेश के भविष्य के लिए अहम माने जाने इस चुनाव में जमात ने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारा है। नजरुल इस्लाम हमें विस्तार से अपनी पार्टी का पक्ष समझाते हैं। পোশাকের কথা হলো মেয়েরা महिलाओं को सादे और शालीन कपड़े पहनने चाहिए। उन्हें हमेशा पर्दा करना चाहिए और उनके सिर पर दुपट्टा होना चाहिए। उनके बदन का कोई हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए। यही कुरान कहता है और हमें इसका पालन करना चाहिए। हमारा एक विचार है, বাড়ি না বের महिलाएं हर तरह का काम कर सकती हैं, लेकिन जब वे घर से बाहर या कहीं दूर जाती हैं तो उन्हें महरम की अवधारणा का पालन करना चाहिए। उनका कोई खून का यानी नजदीकी रिश्तेदार उनके साथ होना ही चाहिए। इसका पालन सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों की महिलाओं को भी करना चाहिए। आज के वक्त में महिलाओं का अकेले बाहर आना जाना अच्छा नहीं है। जब आप खून के रिश्तेदार कहते हैं तो क्या आपका मतलब सिर्फ पुरुष से है? अच्छा है अगर मर्द हो, लेकिन महिला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जमात ने कभी नहीं कहा कि हम महिलाओं को घर में रखेंगे। मेरी बेटी जमात की कार्यकर्ता है, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अच्छा। हमने गाजी नजरुल इस्लाम से गुजारिश की कि वे हमें अपने इलाके की कुछ महिला जमात कार्यकर्ताओं से मिलवाए। थोड़ी देर में वो आ गई और मर्द कार्यकर्ताओं से अलग प्लास्टिक के पर्दे के पीछे बैठी। इनमें से ज्यादातर कैमरा पर बोलने के लिए तैयार नहीं थी। जिन्होंने बात की वे नजरुल इस्लाम और महिलाओं के बारे में अपनी पार्टी के नजरिए से सहमत दिखी। हम मुसलमान हैं और हमारे लिए पर्दा करना अच्छा है। हमें अपने बाल नहीं दिखाने चाहिए। पहले जो बेपर्दगी थी वैसी अब नहीं होनी चाहिए। जब जमात की सरकार आएगी और हम बिना पर्दे के बाहर जाएंगे तो लोगों का ध्यान हम पर जाएगा। लोग नजर रखेंगे कि महिलाएं और पुरुष कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हैं। अभी तो महिलाएं और पुरुष साथ साथ घूमते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रह गया है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के इतिहास और कामकाज को समझने के लिए हम ढाका में लेखक और रिसर्चर मोइनुद्दीन अहमद से मिले। उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति पर 35 किताबें लिखी हैं। जमात शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों, विश्वविद्यालयों में लगातार काम करती रही है। लोगों को भर्ती करने का उनका यही तरीका है। धीरे धीरे वे लोगों के संपर्क में आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जमात की राजनीति का बांग्लादेश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जमात के सत्ता में आने से बांग्लादेश सांप्रदायिक देश बन जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जमात ने एक भी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा। भारत में कई लोग जमात की सोच को हाल के दिनों में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ने से जोड़ते हैं। हमने इसकी एक झलक सातक्षीरा में स्थानीय अखबार दैनिक पत्रदूत के दफ्तर में देखी। प्रधानमंत्री हसीना के जाने के बाद यहाँ भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हिंसा हुई। उस दिन शाम को यहाँ एक बड़ी भीड़ दफ्तर में घुसाई थी और हमारा सारा सामान लूट लिया। उन्होंने इन कमरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। एक अखबार के तौर पर हमारा रुख हमेशा साफ रहा है।
हम उन पार्टियों का समर्थन करते रहे हैं जिन्होंने साल 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। हम पर हमारी विचारधारा की वजह से हमला किया गया है। यहाँ अंदर न्यूज रूम में काम जारी है, लेकिन सोचने वाली बात है, बाहर दफ्तर के गेट पर हमेशा ताला क्यों लगा रहता है। देवलिन रॉय के साथ इशादत लाहिरी, BBC न्यूज, बांग्लादेश। और इधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी सिलसिले में आज ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की बातचीत हुई। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम सीमित हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और उनकी टीम की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई। ईरान ने कहा था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर वो कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही अरागची ने चेताया कि अगर अमेरिका की तरफ से मांगे बढ़ी तो वो उसका विरोध करेगा। ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ रही है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी पिछले महीने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सरकार के सख्त कार्रवाई की वजह से हुई है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि इसमें हजारों लोगों को मार दिया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी कि अगर कूटनीति से मुद्दा नहीं सुलझा तो वो सैन्य कार्रवाई करेंगे। ईरान की सरकार के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी मांगे रख दी हैं। ईरान की परमाणु क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाए, इसे लेकर राष्ट्रपति काफी मुखर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या कोई समझौता हो सकता है। और जब ये बातचीत चल रही है तो मैं ईरानी सरकार को याद दिलाना चाहूंगी कि राष्ट्रपति के पास कूटनीति के अलावा भी कई तरीके हैं। और अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच पिछले साल जून के बाद ये पहली मीटिंग है। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान का दावा है कि हमलों के बाद उसकी यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी गतिविधियां रुक गई थी। और ओमान में मौजूद BBC संवाददाता के मुताबिक ये बातचीत खत्म हो गई है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। और खबर थाईलैंड से, जहां 3 साल बाद फिर चुनावी मौसम आ गया है। इस रविवार यानी परसों वहां आम चुनाव होने जा रहे हैं। 3 साल में थाईलैंड में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। कंबोडिया के साथ सीमा पर झड़प हुई। साथ ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के बीच फिक्र के बीच ये चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी युवाओं की एक प्रगतिशील पार्टी ओपिनियन पोल में आगे चल रही है। थाईलैंड के युवाओं से इन्हें खास सपोर्ट मिलता दिख रहा है। वैसे थाईलैंड में कई बार सुधारवादी पार्टियों को सत्ता में आने से रोका गया है और डर है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो क्या 20 साल से चल रहा राजनीतिक संकट और लंबा खिंच सकता है या फिर इस बार कुछ बदलेगा? देखिए थाईलैंड से BBC के साउथ ईस्ट एशिया संवाददाता जोनाथन हेड की रिपोर्ट। ये खुद को पीपल्स पार्टी कहते हैं। इनके उम्मीदवार वोटर्स तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मैकी पोटासाक ने थाईलैंड के उत्तर पूर्वी इलाके में पार्टी की तरफ से कैंपेन करने के लिए अपनी टीवी प्रोडक्शन की नौकरी छोड़ दी। बड़े सुधार लाने के वादों के साथ उन्होंने यहां 3 साल पहले सीट जीती थी और वो दोबारा जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। हम वो आम लोग हैं जो आपको राह चलते मिल जाएंगे और जिनका इस इलाके की समस्याएं सुलझाने का इरादा पक्का है। मुझे लगता है यहाँ के गांव वाले ये देख पा रहे हैं। लोगों से मिलते वक्त ये समस्याएं साफ दिखती हैं। आर्म की नौकरी जाने वाली है। जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं वो इस साल बंद हो जाएगी। वो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और अब ऐसे लोगों के लिए यहाँ काम के मौके कम हो रहे हैं। छोटे ग्रामीण इलाकों के लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि राजनीति के पुराने तरीके से थाईलैंड की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का हल नहीं निकलेगा और इसी वजह से बड़े शहरों के बाहर सुधार की बात कर रहे युवाओं की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। लेकिन वो अपने अनुभव से ये भी जानते हैं कि अगर वो चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लाते हैं तब भी उन्हें सरकार बनाने से रोका जा सकता है। पार्टी के अमीर और आदर्शवादी संस्थापक भी कैंपेन में शामिल हो चुके हैं। उनके कई साथियों की तरह उन्हें भी कोई राजनीतिक पद संभालने से रोका गया है। थाईलैंड की रूढ़िवादी ताकतें इनकी सरकार बनते नहीं देखना चाहती। उन्हें हमसे डर लगता है, उन्हें बदलाव से डर लगता है। वो चाहते हैं कि आने वाला कल बिल्कुल बीते कल जैसा ही हो। उन्हें लगता है कि हमारी पार्टियों को भंग करके और हमारे नेताओं को राजनीति से बैन करके वो हमें सीमित कर देंगे, बल्कि हम और बड़े हो रहे हैं।
और मुझे लगता है कि अब हम देश चलाने और बदलाव को हकीकत बनाने के लिए तैयार हैं। क्या वो आपको ऐसा करने देंगे? यही तो समस्या है, हम देखेंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री एनुटिन चार्नविरकुल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कंबोडिया से हालिया झड़पों के बाद वो थाईलैंड की सीमाओं की हिफाजत का वादा कर रहे हैं। वो सेना की तारीफ भी कर रहे हैं जिसने यहाँ कई बार लोकतांत्रिक सरकारों को पलटा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के युवा उम्मीदवारों का मानना है कि उनके कैंपेन से वो वोटर ज्यादा जुड़ेंगे जो जानते हैं कि थाईलैंड को बदलाव की जरूरत है। ओपिनियन पोल्स इशारा करते हैं कि वो सही हैं। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि चुनावों में चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो, उन्हें एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने से रोका जा सकता है। बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड की रिपोर्ट। और अब देखते हैं दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। रूस की राजधानी मॉस्को में एक आर्मी जनरल को गोली मार दी गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। जनरल व्लादिमीर एलेक्सेवेव की हालत के बारे में अभी जानकारी नहीं है। रूस के जांचकर्ताओं ने कहा है कि कुछ अनजान लोगों ने कई राउंड गोलियां चलाई। रूस यूक्रेन पर इल्जाम लगाता रहा है कि उसने हाई प्रोफाइल मिलिट्री और पॉलिटिकल लोगों की हत्या करवाई है। सूडान में बच्चों में कुपोषण के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ गए हैं। यूएन के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एजेंसी ने यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक गृह युद्ध के बढ़ने की वजह से कुपोषण के मामले और बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से इस साल सूडान में 40 लाख बच्चों पर असर पड़ सकता है। वेनेजुएला में अब उन लोगों को माफी मिलेगी जो पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का विरोध करने की वजह से जेल की सजा काट रहे हैं। इसके लिए वेनेजुएला की संसद में कानून पास किया गया है। 1 महीने पहले ही अमेरिका ने निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया है। अमेरिका में उबर कंपनी को $85 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ये पैसे कंपनी को एक 19 साल के महिला को देने होंगे जिसने एक उबर ड्राइवर पर यौन हिंसा का आरोप लगाया है। एरिजोना की जूरी ने माना कि उबर के ड्राइवर पर आरोप लगा तो जिम्मेदारी उबर की भी होगी। उबर कंपनी इस मामले में अपील करेगी। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए या फिर कार्यक्रम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। हैंडल है @BBC सारिका। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10 बजे। Thank you.